नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी क्लास केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 का संस्कृत का मॉडल पेपर हल करेंगे, जिसमें जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए जूनियर के लिए है। दोस्तों, यह परीक्षा 11 जनवरी 2022 को हुई थी। दोस्तों, आपके सामने एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को आप लोग पढ़िए। उस अनुच्छेद का सार यह है, यह कहानी, हालांकि ये पेपर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन कहानी समझने के लिए आप समझिए कि यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। इस पद्य में कहा गया, इस अनुच्छेद में अनुच्छेद में कहा गया है कि एक तालाब है और तालाब में पानी सूख रहा था, तो सभी मछलियाँ सब इकट्ठा हुए, उनके मामा भाई सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो पानी सूख रहा है, तो वहाँ पर एक बगुला आया और बगुले ने कहा कि थोड़ी दूर पर एक दूसरा तालाब है जहाँ पर स्वच्छ जल, खाना, पानी सब कुछ है। और तो मछलियों ने कहा हम तुम पर भरोसा कैसे करें। तो बगुले ने कहा मैं एक एक मछली को तालाब में छोड़ के आऊँगा और वो वहाँ आपस में कुशल से रहेंगी, और तो आप भरोसा कर लीजिएगा। थोड़ी देर बाद उसने एक मछली को ले गया और एक पत्थर पर बैठ के उसके ऊपर चढ़ कर के खा गया, यानी पत्थर पर मछली रख के उसके ऊपर चढ़ के मछली को खा गया। और इस तरीके धीरे धीरे मछलियों को वो खाने लगा। अंत में एक केकड़ा मिला और उसने मछली खा के वो ऊब गया, तो उसने केकड़े को कहा कि आज तुमको हम लेके चल रहे हैं। तो केकड़े को लेके गया, तो केकड़ा जैसे ही ऊपर गया तो उसने देखा कि बाहर जो है पत्थर की शिला पर मछलियों की हड्डियां पड़ी हैं। तो केकड़े ने बगुले की आँख फोड़ दी और गर्दन तोड़ दी, और इस तरीके से बगुले का प्राणांत हुआ। और केकड़ा पुनः मछलियों पर आके बताता है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद था। अब दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा, कह जलचारान पृष्ठे आरोप शिलाम समासाद भक्षयति स्म, यानी कौन जलचरों के पृष्ठ यानी ऊपर आरोपित होकर चढ़ करके शिला पर बैठ करके उनको खाता था। तो कौन दोस्तों खाता था? कहने के आधार पर सिंघा, मकरा, बका या व्याधा। तो इसमें आ जाएगा बका। बका माने बगुला। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या करें? बकः जलचरान पृष्ठे आरोप्य शिलाम समासाद भक्षयति स्म, अर्थात बगुला जलचरों के पीठ पर बैठकर शिला के ऊपर भक्षण करता था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बकस्य आतंकात जलचरा केन मोचिता, यानी बगुला के आतंक से, अत्याचार से जलचर यानी जलीय जीवों को किसने मोचित किया यानी छुड़ाया। तो उसका आंसर क्या होगा? व्याधेन कुलरीकेण सिंहेन गजेन। तो किसने छुड़ाया? केकड़े ने छुड़ाया। केकड़े को संस्कृत में क्या कहेंगे? कुलरीक। तो किसने छुड़ाया? कुलरीक। अगला दोस्तों, मत्स्य भाष भक्षणेन का खिन्नो भवति, यानी मछली का मांस खा खाकर कौन खिन्न हो गया? बका, कुलरीका, मकरा, व्याधा। तो दोस्तों कौन खिन्न हो गया? बगुला। तो मत्स्य मांस भक्षणेन बका खिन्नो भवत, यानी मछली के मांस खा खा के बगुला दुखी हो गया। अगला दोस्तों, तस्माद् में प्राणत्रारम कुरुः कथनम मिदम कस्यति। तस्माद् में प्राणत्रारम कुरु, यानी आज उससे मेरी प्राणों की रक्षा करो। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन दोस्तों व्याधस्य जलचर स्वामिन बकस्य कुलीरकस्य। तो किसने कहा? कुलीरकस्य, यानी केकड़े ने ऐसा कहा। अच्छा दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिष्ठितः इतस्य शब्दस्य को अर्थम। प्रतिष्ठिता का मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या? आगता, गतः, अधिष्ठिता, हता। प्रतिष्ठित का अर्थ, प्रतिष्ठित की अगर दोस्तों हम व्याख्या करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों?
धन स्थिता, क्या आएगा? धन स्था धन क्यत, क्या आ जाएगा? धन स्था धन क्यत, यानी यह क्या आ जाएगा? इसका अर्थ होगा गत। क्या होगा? गता। क्या होगा? गता, मतलब इसका विकल्प बी सही होगा दोस्तों। देखिए व्याख्या में भी क्या लिखा है? प्रतिष्ठिता इतस्य शब्दस्य गतः अर्थः अस्ति, अर्थात प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ गता होगा। प्रतिष्ठिता प्राधन स्थाधन क्यत, इस प्रकार शब्द में वर्णित अधिष्ठित शब्द स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अच्छा दोस्तों, अगला गद्यांशे गद्यांशे मंदीह विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्ततम, गद्यांश में मंदीह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह मंदीह विशेषण कुलीरिकस्य बकस्य पथिकस्य जलाचरण। तो इसमें दोस्तों जब आप देखेंगे ये अनुच्छेद में, तो मंदीसस्य विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बकस्य, किसके लिए? बगुले के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला दोस्तों, अयम शब्दम की निर्वचनम समीनीयम, यह शब्दस्य किम, किसके? निर्वचनीयम समीनम, यानी किसका सही व्याख्या करता है? तो इदम प्रथमा एक वचन, अयम प्रथमा एक वचन, अदस प्रथमा द्विवचन, अस्मद प्रथमा एक वचन। तो दोस्तों यह इदम शब्द का पर्यायवाची ये सही क्या होगा? इदम प्रथमा एक वचन। क्या आएगा? इदम नहीं दोस्तों, ये आएगा अयम प्रथमा एक वचन। इसका विकल्प बी सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी वाला, अयम वाला। तो दोस्तों क्या कह रहा है? क्यों, इसकी व्याख्या देखिए। तो अयम इमो इमे, देखिए पहला कह रहा है इदम, तो इदम किस में आएगा? अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आभ्याम एब, अस्मय आभ्याम एभ्या, अस्मात् आभ्याम एभ्या, अश्य आनयो एषाम, अस्मिन् अयो एषु। अगला दोस्तों, चिंतितवान, चिंतितवान इदस्मिन् शब्दे का प्रत्यय, तो चिंतितवान शब्द में प्रत्यय क्या बनेगा? चिंतितवान में प्रत्यय क्या बनेगा? दोस्तों याद रखिएगा कि यह चिंतितवान कर्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कर्त प्रत्यय है। ठीक है, तो चिंतितवान में क्या? चिंत धन क्यवतु, क्यतवतु, कौन सा बनेगा? माफ करिए दोस्तों, फिर से खोलते हैं। चिंत धन क्यतवतु, क्या बनेगा? चिंत धन क्यतवतु, क्यतवतु। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? दूसरा एक गद्यांश दिया है, कश्मिदम भासुरम को नाम सिंगा प्रतिवसति स्म अथाशो वीर्यस्य रेकान। दोस्तों इसको आप पढ़ेंगे, आपको हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं, आप दोस्तों इसका अध्ययन करिए। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है? कस्मिंश्चित् वने भासुरो को नामा सिंहा प्रतिवसत स्म, किसी वन में भासुर नाम का एक सिंह रहता था। तो उस सिंह की कहानी है। चलिए अच्छा दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। पूरा सा ये एक बड़ा सा पैराग्राफ है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? भासुरः सिंह कुत प्रतिवसति स्म। दोस्तों
सीटेट संस्कृत की भाषा द्वितीय भाषा संस्कृत में 2 अनुच्छेद आते हैं और थोड़ा सा हम अगर प्रयास करेंगे तो हमारे करीब 20, 22, 25, 27 नंबर तक बहुत आसानी से आ सकते हैं। 20 से 22 नंबर तो बहुत ही ईजी होते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो हमारे 27 नंबर आ सकते हैं। और जो 27 हिंदी में 27 संस्कृत में मिला के 54 बड़ा स्कोर हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। भासुरकः सिंहः कुता प्रतिवसति स्म। भासुर सिंह किस गांव में रहता था। इसमें देखिए, इसमें मतलब इसमें ये भूतकाल का हो गया। क्या कह रहा है, ग्रामे नगरे विवरे वने, तो किस में रहता था, वन में रहता था। अगला, सिंहम किम कुर्वन् उपरामः, सिंह पशुओं का विश्राम करके पशुओं का वध करके क्या करता था। तो क्या करता था मतलब पशु क्या करता था, तो इसका अर्थ क्या होगा, वन चरानाम पशुम व्याधपाद, क्या करके विश्राम करता था। सिंह क्या करके विश्राम करता था, सिंह वनचरानाम पशून व्याधपाद यानी जलीय जीवों की हत्या करके विश्राम करता था। मृगयार्थ धावन यानी मृगया के लिए यानी मृगया करता था, शिकार के दौड़ते समय दौड़ने के बाद विश्राम करता था। नदी तट वासिना मृगन खादा, नदी तट के वासी मृगों को खा करके विश्राम करता था। जलचराणाम वधम कुर्वन् यानी जलचरों का वध करने के बाद विश्राम करता था। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं अनुच्छेद में क्या कह रहा है। अनुच्छेद में क्या कह रहा, ये देखिए ये और ये, इसमें क्या आ जाएगा, मृगस सकादीनम व्यापादन्यम उपरामा यानी मृग और शक मतलब खरगोशों का शिकार करने के बाद वध करने के बाद वो विश्राम करता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला, के मिलित्वा भासुरक समीपम गतवंता, कौन मिलकर भासुर के पास गए। चूँकि शेर, भासुरक कौन था, शेर था। शेर के पास ग्रामवासी तो जाएंगे नहीं, कौन जाएंगे, ग्रामवासी ना नहीं जाएंगे। शशक यानी छोटे छोटे जीव जंतु, शशक यानी खरगोश भी नहीं गए थे। महिषा खाली भैंसें भी नहीं जाएंगी। कौन गए थे, वनवासिन पशुवा, कौन गए थे, वनवासी पशु गए थे। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 12 नंबर क्या कह रहा, शमेष्यति शब्दस्य इतस्य शब्दस्य को अर्थः यानी शमेष्यति शब्द का अर्थ क्या होगा। शमेष्यति का मतलब होता है पास गए, मिले। तो इसका निर्गमस्यति नहीं होता है, प्रवेश्यति प्रवेश करना, आगमस्यति यानी पास आना, ये सही हो जाएगा। और भक्ष्यस्यति यानी खाना। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगला दोस्तों, अनुष्ठीयताम पदम इदम कस्य वाच्यस्य वर्तते, अनुष्ठिताम पद में कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों जिसमें कर्म की प्रधानता हो तो वहाँ कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता हो तो वहाँ भाववाच्य। तो कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, भाव कर्मवाच्य। अनुष्ठिताम यानी इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य यानी जो अनुष्ठित होता है, यानी इसका आ जाएगा बी, कर्मवाच्य से। अगला, प्रतिदिनम अस्मिन् पदे काः समासा विद्यते, प्रतिदिन में कौन सा पद समास होता है। देखिए दोस्तों, जो अव्यय हो, अव्यय क्या हो, अव्यय उसे कहते हैं जिसमें लिंग का कोई अंतर ना पड़े। ठीक, जैसे जाता, जाति महिला के लिए जाता हो जाएगा, पुरुष के लिए जाति हो जाएगा। तो उसी हिसाब से लिंग के आधार पर चेंज ना हो। जैसे यथा, प्रति, दिन, ये सब क्या हैं, ये सब आपके लिंग के आधार पर इनका भेद नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो जिसमें अव्यय लगा हो उसमें कौन सा समास होगा,
तो अव्ययी भाव होगा। देखिए दिनम प्रति यानी अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। तो इसका ये क्या हो, ये अव्ययी भाव कैसा होता है, नपुंसक लिंग होता है, ठीक, यानी सी ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। अच्छा अगला देखिए, निम्नलिखितेषु कः नः अव्ययः, निम्नलिखित में कौन अव्यय नहीं है। तो देखिए असौ, विनाः, अपि, अन्येषु। तो इसमें कौन सा अव्यय नहीं है, असौ, असौ अव्यय नहीं है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, निवेशः ग्राहं भवितुम अर्हति। निवेश, निवेश भाषा, निवेश शब्द का मतलब क्या भाव होगा, निवेश का क्या भाव होगा, यदि सक्रिय निस्यन्दकः अल्प प्रभावी अस्ति तथा प्रवृत्ति स्वीकारः अस्ति यथा प्रेरणा सुदृढ़ा अस्ति। यदि भाषा में शब्द ग्रहण करने की योग्यता तथा सक्रिय निस्यन्दक अल्प प्रभावी होने के साथ साथ प्रेरणा सुदृढ़ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। विकल्प ए सही है दोस्तों। 17 क्वेश्चन, उपभाषा विषये किम कथनम सत्य नास्ति। उपभाषा यानी डायलेक्ट, उपभाषा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डायलेक्ट। डायलेक्ट विषये किम कथनम सत्यम नास्ति। तो कौन सा कथन असत्य है, देखिए, उपभाषा कस्यापि क्षेत्रः भाषा विशेषा अस्ति, यानी उपभाषा किसी क्षेत्र की भाषा विशेषता है। अगला क्या कह रहा है, उपभाषा कस्यापि सामाजिकस्य व्यवसायिकस्य समूहस्य भाषा विशेषता अस्ति। उपभाषा किसी सामाजिकता का, व्यवसाय का और समूह की भाषा विशेषता है। सी क्या कह रहा है, उपभाषा मुख्य भाषाया एवं भागः अस्ति नवीन भाषा नास्ति। क्या कह रहा है, उपभाषा किसी मुख्य भाषा का भाग है, कोई नई भाषा नहीं है। जैसे हिंदी की उपभाषा क्या कह सकते हैं, भोजपुरी, नवीन भाषा तो है नहीं। तो अगला दोस्तों, उपभाषा तस्या भाषा परिवार से नवीन भाषा अस्ति, ये तो गलत हो गया। उपभाषा उस परिवार की नवीन भाषा है, ये एक विकल्प गलत है, तो इसका विकल्प डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्तमी कक्षाया यानी 7वीं कक्षा अध्यापिका छात्रान् भाषाम अध्यापयितुं निम्नलिखित कार्यम करोति। 7वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या कार्य करती, निम्नलिखित कार्य करती। देखिए क्या कह रहा है कि पेटिका स्वफलकात् गृहीत्वा माम देहि, यानी पेटी से क्या कह रहा, फल लाकर देने की क्रिया। फिर शीघ्रम जल्दी से, भित्ति प्रति धावित्वा, यानी पेटी से फल और शीघ्र यानी जल्दी, भित्ति दीवार, प्रति धावित्व यानी दीवार की तरफ जाकर, एसाम स्पर्शः यह, और उनको दीवार को टच करो, छुओ। क्या कह रहा, पेटी से फल लाकर देने दो और दौड़कर दीवार को टच करो। यह भाषा अध्यापकस्य एहम विधिम किम कथ्यते, भाषा अध्यापक की यह विधि क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों विकल्प क्या है, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, बी परामर्शकः, सी संप्रेषणात्मक पद्धति, डी निर्माणकता। तो दोस्तों यह क्या कह, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका बच्चों से क्या कर, पेटी से फल हमको लाकर मुझे दो और दौड़कर दीवार को स्पर्श करो। तो इसमें पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया हो रही है, तो दोस्तों इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा, कश्चिद अध्यापिका स्वकक्षायाम निम्नलिखित पाठम पठति, कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में यह पाठ पढ़ती है। कौन सा पाठ पढ़ती है, देखिए दोस्तों, सा छात्रान् कथयति यत् ये पाठम सावधानतया श्रवणु, सभी छात्रों से कहती है कि वे पाठम सावधान से सुने, अपना पाठ सावधान से सुने।
तदा माम यथा निकटम मनु लिखन्तु न शब्दसा इदम पद्धति किम कथ्यते। यह पद्धति क्या कहलाती, क्या कहलाती? मानवानां विकासस्य लक्षाधिक वर्षा वर्षो सज्जात शरीर रचना कीदृशी एवं स्यात् परंतु अयम सामान्य उत्पादा नास्ति। क्या कह रही है कि आप सभी पाठ को संपूर्ण मन से सुनते हैं तो आप सभी के निकटवाची समानार्थी शब्द का ज्ञान कर सकेंगे। अगला क्या कह रहा है? अयम यह कठोर वायुमंडल प्रतिष्ठम तीर्वा आगतोस्ति। यह प्रक्रिया ऊर्ध्व अश्व प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगला दोस्तों क्या कह रहा? तथा चा शुभाशुभ काल विशिष्टम पर्यावरणम अपि अस्ति। यह प्रक्रिया 1 लाख अधिक साल से व्यतीत की जा मानव के विकास में की जा सकती है। अगला दोस्तों क्या कह रहा? अतः हर्षस्य विषयो अयम यत वयम तस्मिन् काले जीवानां यस्मिन् अधिकान सुखानि सैधवन्ति उपलब्धा चा सन्ति। इसका अर्थ क्या है कि शरीर की रचना किस प्रकार है? यह सामान्य उत्पाद नहीं है। आप कठोर वायुमंडल में समाहित हैं, शुभ अशुभ के समय विशिष्ट पर्यावरण की स्थिति में भी हैं। अतः यह हर्ष का विषय होना चाहिए। क्या हर्ष का विषय होना चाहिए? यत वयम यानी हम सभी तस्मिन काले उस समय में जीवन को सुखपूर्वक बिता रहे हैं। यस्मिन जब धिकानानि सुखानि यानी अधिकानानि बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा दोस्तों, ये क्या कह रहा है? इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस पद्धति को परिच्छेद श्रुत लेख यानी परिच्छेद को सुनकर लिखना, आधार श्रुत लेख यानी आधार को सुनकर लिखना, ऊर्ध्वा अधा प्रक्रिया यानी ऊर्ध्व और अध प्रक्रिया, अर्ध ऊर्ध्वा प्रक्रिया। इसका दोस्तों ऊर्ध्वा अधा प्रक्रिया, ऊर्ध्वा अधा प्रक्रिया का मतलब क्या है कि यानी वो पढ़ रहे हैं और सभी छात्र सुन रहे हैं, लिखने वाली कोई बात नहीं है, तो ऊर्ध्वा अधा प्रक्रिया आ जाएगी सी। अगला दोस्तों 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दयो मित्रयोर्मध्ये वार्तालापम पठत तस्य वार्तालापस्य उद्देश्यम जानत। 2 मित्रों का वार्तालाप करते हुए पढ़ते हैं और इस वार्तालाप करने की क्रिया का उद्देश्य भाषा में वार्तालाप करने की समर्थता को प्राप्त है। राहुल क्या कह रहा है? राहुल, हाँ तुम कीदृशो असि अहम राहुलो अस्मि। राहुल क्या कह रहा है? तो हाँ, देखिए हाँ शब्द, हाँ के बाद विस्मादि बोधक लगा, ये प्रसन्नतावादक है। हाँ मैं राहुल हूँ। तुम कीदृशो असि, तुम कैसी हो? अहम राहुलो अस्मि, मैं राहुल हूँ। तो शीला क्या कहती? हाँ अहम समाचीना स्म, मैं भी तुम्हारी समाचीन हूँ यानी त्वदसी में तुम्हारी तरीके ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। इस्म तुम कीदृशी, तुम कैसे हो? राहुल अहमति सुष्ठो अस्मि, मैं भी ठीक हूँ। राहुल कह रहा मैं भी ठीक हूँ। अहम मैं स्वविद्यालय तो स्वागतम करोमि, मैं अपने विद्यालय में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तो फिर शीला कहे अहम प्रसन्नास्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तथा अत्रागत्य प्रोत्साहिता अस्मि, और मैं यहाँ आकर उत्साहित हूँ। अच्छा दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि इस वार्तालाप का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए व्यक्तिगत संभाषणम यानी व्यक्तिगत बातचीत, तो व्यक्तिगत बात। दूसरा क्या? सूचनात्मक उद्देश्यम यानी सूचना का उद्देश्य। तीसरा व्यवहारिक उद्देश्यम, व्यवहारिक उद्देश्य। चौथा परस्पर संपर्कीयम उद्देश्यम। तो ये आपस में राहुल और शीला आपस में व्यक्तिगत बात कर रहे हो, आपस में संपर्क करने के उद्देश्य से बात कर रहे हैं, तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा? डी विकल्प सही आ जाएगा। अगला दोस्तों 21वां क्वेश्चन, व्याकरण रूपाणाम ज्ञानाम
तेषां प्रकरणेषु प्रयोगः कथ्यते। व्याकरण के अंतर्गत रूपों का ज्ञान, धातु रूप शब्द रूप होते हैं, तेषां रूप व्याकरण रूपाणाम, व्याकरण के अंतर्गत रूप, व्याकरण के रूपों का ज्ञान, तेषां उनका, प्रकरणेषु प्रयोगः उनका प्रयोग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रक्रिया। देखिए, व्याकरण व्याख्यानात्मक ज्ञानम, व्याकरण का व्याख्यान ज्ञान नहीं, व्याकरण से प्रक्रियात्मक ज्ञानम, ये सही हो जाएगा। तो विकल्प क्या है? व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला दोस्तों, अष्टमी कक्षायाम अध्यापकः रायकुमारः वाच्यानि च अध्यापकस्य व्याकरण पाठस्य योजनं निर्मात। अष्टवीं कक्षा के अध्यापक रायकुमार ने अध्यापिका से कहा कि वह अपने व्याकरण पाठ योजना को निर्माण करे। सः सर्वप्रथमं छात्रां कथां पाठं पठितुं प्रेरयति यत् कृत्यवाच्यस्य कर्मवाच्यस्य च रूपाणि बहुलतया प्रयुज्यते। सः अन्ये उदाहरणे सः एकस्मिन् वाक्ये तेषां विषये विमर्शं करोति, तदा सः तेषां प्रयोगान् प्रति छात्राणां ध्यानम् आकर्षयति। इदं पद्धति का कथ्यते। यह कौन सी पद्धति कह रही है? देखिए दोस्तों, कृत अभ्यास उत्पादक पद्धति, कृत कर्मवाच्य उत्पादक पद, चेतना उद्देश्यम और परीक्षा मध्येन व्याकरणम। तो 8वीं कक्षा अध्यापक राय कुमार वाच्यों और लकारों को पढ़ाने की योजना निर्माण करते हैं। वे सर्वप्रथम पाठों कहानी को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां कर्मवाच्य और कृतवाच्य की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक उत्तर हो जाएगा वर्तमान अभ्यास कर्मवाच्य कृत चेतनाम उत्तेजनम। क्या ये इससे क्या है कि बच्चों की आपसी चेतना उत्तेजित हो जाएगी, यानी खुद वो कर्मवाच्य और कृतवाच्य के बारे में जाने। अगला, निम्नलिखित किम संस्थागत लेखने आयति। निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत लेखन होगा? संस्था के द्वारा लेखन का। शोध पुनर्विवेचनम, शोध पत्र जो होते हैं ये भी नहीं होगा। व्यक्तिवृत्तम यानी रिज्यूम, व्यक्तिवृत्तम मतलब रिज्यूम भी संस्थागत लेखन। कार्यालयी पत्रम, तो संस्थागत लेखन में कार्यालय पत्र नहीं आता है। अगला क्या होगा? शोक संदेशा, ये आ जाएगा। शोक संदेश संस्थागत लेखन में आवश्यक है। देखिए दोस्तों, आपको विकल्प कार्यालय पत्र और शोक संदेश के बीच बनेगा। देखिए, शोध पुनर्वेतन ये तो व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिवृत्तम ये तो निजी हो गया, बिल्कुल निजी हो गया, रिज्यूम वगैरह, रिज्यूम कैरिकुलम विटे वगैरह। तो दोस्तों, कार्यालय पत्र वे होते हैं जो एक कार्यालय व्यवसाय के अंतर्गत होता है, यानी एक ही कुछ लोगों के लिए होता है। लेकिन संस्थागत लेखन यानी किसी पेपर वगैरह में जो छपती हैं, जो पम्पलेट्स वगैरह में छपती या बैनर वगैरह में छपती है, उन लेखकों को क्या कहते हैं? संस्थागत लेखन। तो दोस्तों, संस्थागत लेखनों में क्या आ जाएगा? शोक संदेश। पेपरों में नहीं, शोक संदेश छपते, इनका निधन, स्वर्गवास, ये हो गया, शोकाकुल परिवार वगैरह,